नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला की विविध प्रवृत्तियां, ठीक है, या इसे दूसरी भाषा में कह दें कि भारतीय कला पर यूरोपीय प्रवृत्तियों का प्रभाव। ठीक है, यहाँ हम प्रश्नों के माध्यम से ही चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो यूरोप में विभिन्न प्रकार के वादों का प्रचलन हो रहा था, जैसे आपका शास्त्रीयतावाद, फिर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, स्वच्छंदतावाद, आपका अभिव्यंजनावाद, दादावाद, ये सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पर, तो उनका क्या प्रभाव हुआ भारतीय कला पर, ये हमें देखना है। और वहाँ की जो चित्रकारी की प्रवृत्तियाँ इन सब की थी, उनसे कौन प्रेरित होता है, यहाँ पर कौन सा चित्रकार ने क्या चित्रकारी की, ये हमें देखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि शास्त्रीयतावाद के पश्चात यूरोपीय कला का महत्वपूर्ण कला आंदोलन था। शास्त्रीयतावाद यूरोप का एक महत्वपूर्ण कला आंदोलन था, उसके पश्चात यूरोप का कौन सा महत्वपूर्ण कला आंदोलन था, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। विकल्प आपको दे दिया गया है कि दादावाद प्रवृत्ति, या फिर अति यथार्थवादी प्रवृत्ति, या फिर जंगलवाद प्रवृत्ति, या फिर प्रभाववाद प्रवृत्ति। कौन सा कला आंदोलन था जो शास्त्रीयतावाद के पश्चात यूरोपीय कला का महत्वपूर्ण कला आंदोलन बना? तो ये आपका प्रभाववाद प्रवृत्ति या प्रभाववाद कला आंदोलन जो है वो शास्त्रीयतावाद के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कला आंदोलन बना। इसमें क्या होता है कि प्रकाशिकी की क्रीड़ा को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यानी प्रकाश के समय और स्थान बदलने के साथ साथ उसके प्रभाव भी बदलते जाते थे प्रकाश के। और मान लीजिए किसी वस्तु को हमें चित्रित करना है, तो जब प्रकाश उस पर पड़ रहा है तो समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। उसके जो छाया जो बन रही है उसका चित्रण करने अगर हम करें तो उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो वहाँ क्या है कि आपका जैसे जैसे प्रकाश के द्वारा प्रकाश जो है आपका समय बदलने के साथ साथ वस्तुओं के छाया प्रकाश में परिवर्तन करता है, तो उसी का चित्रांकन आपका प्रभाववाद के अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ पर कलाकारों ने क्या किया कि अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया। किन रंगों का प्रयोग किया? अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया, जिससे क्या हो सके कि रंग जो है अधिक से अधिक प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा परिचय था किसके बारे में? प्रभाववाद के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कृति से प्रभाववाद का जन्म माना जाता है? ठीक है, यानी प्रभाववाद अगर कला आंदोलन कोई था, उसकी शुरुआत अगर हुई, तो हम कहाँ से मान लें कि प्रभाववाद के कला आंदोलन की शुरुआत हुई? ठीक, तो इसके लिए उन्होंने विकल्प क्या दिया है? इम्प्रेशन द सनराइज, द स्नेक चार्मर। ठीक है, विकल्पों को हम देख रहे हैं। इम्प्रेशन द सनराइज, द स्नेक चार्मर, लैंडस्केप विथ येलो बर्ड्स, या फिर लिटिल गर्ल इन ब्लू। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सी कृति है जिससे प्रभाववाद का जन्म माना जाता है। कौन सा ऐसा चित्र माना जाए जिससे ये माना जा सके कि वो प्रभाववाद में बना पहला चित्र है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्प्रेशन द सनराइज। ठीक है, सूर्योदय का प्रभाव। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पहला चित्र है जिससे हम प्रभाववाद का अस्तित्व मान सकते हैं, यानी प्रभाववाद कला का जन्म हो चुका था। किस चित्र से? इम्प्रेशन द सनराइज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इम्प्रेशन द सनराइज नामक कृति किस कलाकार की है? विकल्प ए आपको दिया गया है मोने की है, विकल्प बी है आपका एडवर्ड मुंक की है, विकल्प सी आपका सल्वाडोर डाली की है, और विकल्प डी है आपका पिकासो की है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें इम्प्रेशन द सनराइज नामक कृति है वो किस कलाकार की है। तो यह है आपके मोने की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रेशन द सनराइज जो कि पहला चित्र है किसका? प्रभाववाद का। उसके कलाकार कौन है? मोने हैं। ठीक, ठीक है, तो मोने इसके क्या थे? इस कृति के कलाकार थे। अगर हम एडवर्ड मुंक की बात करें तो ये किसके प्रवर्तक थे? तो ये आपके अभिव्यंजनावाद के थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे? जर्मन के। अभिव्यंजनावाद का संबंध किससे है? एडवर्ड मुंक से। सल्वाडोर डाली की अगर हम बात करें तो ये अति यथार्थवादी कलाकार थे। और पिकासो की अगर हम बात करते हैं तो घनवाद, इनका संबंध घनवाद से। ठीक है, पिकासो किससे संबंधित है? घनवाद से। एडवर्ड मुंक आपके अति यथार्थवाद से, और सल्वाडोर डाली एडवर्ड मुंक जो है आपके अभिव्यंजनावाद से, और सल्वाडोर डाली जो है वो अति यथार्थवाद से संबंधित है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कला आंदोलन प्रभाववाद का जन्म स्थान है, यानी जो प्रभाववाद जो कला आंदोलन है, ठीक है, वो कहाँ पर उत्पन्न हुआ या कहाँ से उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दिया गया है जर्मनी, ऑप्शन बी आपको दिया गया है फ्रांस, ऑप्शन सी आपको दिया गया है भारत और ऑप्शन डी आपको दिया गया है अमेरिका। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो कला आंदोलन है प्रभाववाद वो कहाँ से प्रारंभ होता है, फ्रांस से, जर्मनी से, भारत से, अमेरिका से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका फ्रांस से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कला आंदोलन प्रभाववाद का जन्म स्थान है फ्रांस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय दिया। भारत में प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया। ठीक है, ये आपको बताना है। विकल्प आपको दिया गया है ग्लेडस्टोन सोलोमन, ईबी हैवल, पर्सी ब्राउन या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। आपको यह बताना है कि प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लेडस्टोन सोलोमन ने भारत में प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्लेडस्टोन सोलोमन ने प्रभाववादी प्रवृत्ति का भारत में परिचय दिया तब वह किस संस्था के निदेशक थे। ठीक है, ग्लेडस्टोन सोलोमन ने क्या किया था, प्रभाववादी पद्धति का भारत में परिचय सर्वप्रथम इन्होंने ही कराया था, प्रभाववाद का। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न हमसे पूछा यहाँ पर कि ये किस संस्था के निदेशक थे। विकल्प ए में आपको दिया गया है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के, विकल्प बी आपको दिया गया है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के, विकल्प सी आपको दिया गया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता के और विकल्प डी आपको दिया गया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स चेन्नई के। तो ग्लेडस्टोन सोलोमन जिन्होंने भारत में प्रभाववादी प्रवृत्ति का परिचय कराया वो उस समय सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के निदेशक थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रभाववादी कलाकार ने कैसे रंगों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए आपको दिया गया है मिश्रित, ऑप्शन बी आपको दिया गया है अमिश्रित, ऑप्शन सी आपको दिया गया है काला श्वेत और ऑप्शन डी आपको दिया है कत्थई भूरे। प्रभाववादी कलाकार ने कैसे रंगों का प्रयोग किया। तो हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन में ही हम बताया था मैंने कि उन्होंने अमिश्रित रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि काले और श्वेत रंग जो है उसी के साथ साथ कत्थई और भूरे रंगों का भी उन्होंने प्रयोग छोड़ दिया था। इसके बजाय वो अमिश्रित रंगों का प्रयोग करते थे और इसका कारण ये था कि वो ये मानते थे कि ये अधिक से अधिक प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगा। ठीक है, तो काला श्वेत इन्होंने छोड़ दिया था, कत्थई भूरा भी छोड़ दिया था और अमिश्रित रंगों का प्रयोग करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले, सफ़ेद और कत्थई भूरे रंग को किन कलाकारों ने त्याग दिया था। उपरोक्त इसके ऊपर जो प्रश्न हम देखे हैं उसमें हमने इसकी चर्चा कर ली है कि काले, सफ़ेद और कत्थई भूरे रंगों का प्रयोग किन कलाकारों ने छोड़ दिया था। तो प्रभाववादी कलाकारों ने इसे छोड़ दिया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभाववादी कलाकारों ने क्या किया था, काला, सफ़ेद और कत्थई भूरा ये चारों रंग इन लोगों ने छोड़कर बल्कि अमिश्रित रंगों का प्रयोग शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये क्या करते थे कि प्राकृतिक दृश्यों का समय और वातावरण के अनुसार, प्राकृतिक दृश्यों का समय और वातावरण, ध्यान दीजिएगा, समय और वातावरण के अनुसार, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा प्रकाश का प्रभाव भी परिवर्तित होता रहेगा, वातावरण के अनुसार प्रकाश का प्रभाव भी परिवर्तित होता रहेगा। इसलिए ये घटना स्थल पर जाकर ही जो समय चल रहा है और जिस वातावरण में है उसी का चित्रांकन करते थे ताकि उसमें यथार्थता का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश किया जा सके। नेक्स्ट है, यूरोप में प्रभाववाद आंदोलन आगे चलकर किस में परिणत हो गया। ऑप्शन ए है घनवादी प्रवृत्ति में, ऑप्शन बी है तांत्रिक प्रवृत्ति में, ऑप्शन सी है अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति में और ऑप्शन डी है नव प्रभाववादी प्रवृत्ति में। तो जो प्रभाववाद आंदोलन था वो आगे चलकर किस में बदल जाता है, वो आगे चलकर आपका नव प्रभाववाद में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, नव प्रभाववाद में बदल जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रंगों के मिश्रण को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। अमिश्रित रंगों को बिंदुओं के रूप में ही चित्रों में लगाया जाने लगा। क्या करने लगे
कि जो अमिश्रित रंग थे उन्हें बिंदुओं के रूप में ही चित्रों में लगाया जाने लगा। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या करते थे कि मान लीजिए कि कहीं कोई वस्तु रखा है, ठीक है, अब धूप की तेज़ी के अनुसार वो क्या करते थे कि उसी वस्तु के छाया और प्रकाश के भागों के रंगों में जो परिवर्तन होता था उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन करते थे। ठीक है, जैसे धूप अगर ज़्यादा तेज है तो उसके छाया प्रकाश में कुछ अंतर होगा, अगर कम तेज है तो उसके छाया प्रकाश में कुछ होगा। जो जैसे जैसे अंतर होता था उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन करते थे और उसी अनुसार वो अपना चित्रांकन भी करते थे। तो नव प्रभाववादी प्रवृत्ति में क्या होता है कि ये जो अमिश्रित रंग होते हैं उन्हें बिंदुओं के रूप में लगाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, किस में लगाते हैं? बिंदुओं के रूप में लगाते हैं। और ये प्रभाववाद आंदोलन का जो प्रभाववाद आंदोलन है वो आगे चलकर बदल जाता है, किसमें? नव प्रभाववादी प्रवृत्ति में बदल जाता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताओ। ऑप्शन ए है के हेब्बर, ऑप्शन बी है एन एस बेंद्रे, ऑप्शन सी है एम एफ हुसैन और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकारों के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें यामिनी राय के बारे में मिल जाता है कि उन्होंने अनेक जो दृश्य चित्र हैं वो प्रभाववादी शैली में बनाए थे। ठीक है, और अगर हम आधुनिक रूप से देखें तो यहाँ पर हुसैन को भी, मतलब हुसैन भी क्या करते हैं कि प्रभाववादी शैली में इन्होंने अपने चित्र बनाए हैं। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए, तो दिए गए जो विकल्प हैं उनमें आपका एन एस बेंद्रे सही है। अगर यामिनी राय होते तो उन्हें भी हम कह सकते थे, क्योंकि यामिनी राय ने भी कई दृश्य चित्र जो हैं वो प्रभाववादी शैली में बनाए हैं। और रणवीर सिंह बिष्ट का तो प्रभाववादी पद्धति से बना जल रंग माध्यम में दृश्य चित्र है ही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1930 से 1940 के मध्य बेंद्रे ने किन किन स्थानों के चित्रित दृश्य चित्रों में प्रयोग किया? ऑप्शन ए है लखनऊ, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, मुंबई। ऑप्शन बी है बनारस, हरिद्वार, कश्मीर, इंदौर। ऑप्शन सी है कानपुर, बांदा, पटना, रायपुर, जयपुर, इलाहाबाद। ठीक है, तो इसमें जो एन एस बेंद्रे ने 1930-40 के मध्य जिन जिन स्थानों पर जाकर उन्होंने दृश्य चित्रों का प्रयोग किया है, दृश्य चित्रों में उन्होंने स्थानों का प्रयोग किया है, वो आपके कौन से हैं? वो है आपके बनारस, हरिद्वार, कश्मीर और इंदौर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से प्रकाशिकीय क्रीड़ा को ही प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए आपका दिया गया प्रभाववाद में, ऑप्शन बी है नवशास्त्रीयतावाद में, ऑप्शन सी है यथार्थवाद में और ऑप्शन डी है अभिव्यंजनावाद में। मुख्य रूप से प्रकाशिकीय क्रीड़ा का प्रयोग किया गया। हमने प्रभाववाद के प्रश्न में चर्चा की थी कि जो प्रभाववाद है उसकी स्टार्टिंग ही प्रकाश के व्यवहार पर होती है। ठीक है, तो प्रकाशिकीय क्रीड़ा का प्रयोग किस में किया गया है? आपका प्रभाववाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्तिकला में देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस यूरोपीय मूर्तिकार से प्रभावित होकर यूरोपीय विचार का संश्लेषण किया? ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है कि देवी प्रसाद राय चौधरी किन यूरोपीय मूर्तिकार से प्रभावित थे या वो किससे प्रेरणा लेते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोडिन। ठीक है, कहीं कहीं रोदा भी लिखा रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणवीर सिंह बिष्ट के जल रंग से बने दृश्य चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? ठीक है, अभी हमने शायद 2 या 3 क्वेश्चन पहले इस पर हमने चर्चा किया था। क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि रणवीर सिंह बिष्ट के जल रंग से बने दृश्य चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? ऑप्शन ए है दादावाद से, ऑप्शन बी है जंगलवाद से, ऑप्शन सी है प्रभाववाद से और ऑप्शन डी है यथार्थवाद से। तो जल रंग से जो रणवीर सिंह बिष्ट के जो चित्र हैं वो प्रभावित हैं, वो किस वाद से प्रभावित हैं? तो वो आपके प्रभाववाद से प्रभावित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये कि अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस पाश्चात्य कलाकार की कला में दिखाई देता है? ऑप्शन ए है हेनरी मातिस, ऑप्शन बी है सेजा, ऑप्शन सी है ब्राक और ऑप्शन डी है एडवर्ड मुंक। देखिए, अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति जो है
वो जर्मनी और फ्रांस में आपको मिलती है। ठीक है, तो जर्मनी में आपका क्या है कि अभिव्यंजनावाद के नाम से ही जाना गया है, जबकि फ्रांस में ये फाववाद के नाम से जाना गया है। किस बात से नाम से जाना गया है? तो फाववाद नाम से ये जाना गया है। कहाँ पर? फ्रांस में। जर्मनी की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर एडवर्ड मुंक जो है वो अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं और उनके ही चित्र में सबसे पहले अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो दिए गए विकल्पों में आपका एडवर्ड मुंक जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके चित्रों में ही सबसे पहले हमें अभिव्यंजनावाद प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपका फाववाद जो है वो आपका हेनरी मातिस, उसका ये शुरुआत किसने किया? हेनरी मातिस ने किया, और ये आपका फ्रांस में देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों में बस एक थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। ठीक है, जहाँ जर्मनी के कलाकार विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए अभिव्यंजनावाद पर जोर देते थे, वहीं जो फ्रांस के कलाकार रूपात्मक तत्वों को महत्वपूर्ण मानते थे। बस इतना अंतर होता है, वहाँ आपका फाववाद हो जाता है, यहाँ आपका अभिव्यंजनावाद हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।